सो हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का ये पाठशाला के चैनल पे। माय नेम इज़ विजय। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अब हम इस साल से 2022 की जो सीरीज़ है, नया वीडियो लेक्चर सीरीज़ आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं हम लोग। और ये पाठशाला पे जितना भी कंटेंट पहले अपलोड था, अब 9 to 12 तक बच्चों के लिए सारी चीज़ अपलोड होगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, नए अपडेटेड लेक्चर्स के साथ वीडियो क्वालिटी कंटेंट बहुत अच्छा होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस लेक्चर की है आप सभी लोगों के लिए, कि जो भी हम पीपीटी पढ़ाएंगे वो सारा का सारा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड अवेलेबल रहेगा। आपको नोट्स बनाने में बहुत आसानी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और ये डाउनलोड करिए और अपना आराम से नोट्स के मज़े लीजिए। अब चैप्टर का नाम दोस्तों यहाँ पे है चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग, यानी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। चैप्टर फर्स्ट है, न्यू सेशन 2022 के हिसाब से ये वीडियो लेक्चर सीरीज आ रही है। और पूरा हम दोनों जो बुक है अपडेटेड लेक्चर्स के हिसाब से लेके आते रहेंगे। सीबीएसई ने काफ़ी कुछ बदलाव करे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये लेक्चर सीरीज़ का पहला पार्ट है। ज़्यादा मैं इतना घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा, मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस करने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमारे पूरे चैप्टर के अंदर अगर हम देखें तो क्या क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को ये मिलेगा कि इतने लंबे समय से जो वायलेशन हो रहा था, बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। आपको अच्छी तरीके से रूबरू होंगे सभी स्टूडेंट जिन्होंने थोड़ा बहुत 11th क्लास की पॉलिटिकल मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे। आपको मैंने पहले भी बताया था कि 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिली थी। ड्यूरिंग आज़ादी हमें अच्छे तरीके से ये भी पता था कि आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान के दो हिस्से हो गए थे, पाक और हिंदुस्तान के दो हिस्से हो चुके थे, है ना। ये तो हमें सभी लोगों को पता है, भारत और पाकिस्तान के दो हिस्से हुए, जिसकी वजह से बहुत ही बड़े लेवल पे वायलेंस हमें देखने को मिला और बहुत सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिले। दूसरा, फिर हमें इतना पता था कि हमारे देश के सामने आफ्टर इंडिपेंडेंट 565 रियासतें, जिनको एक कर पाना, इंटीग्रेट कर पाना, एकीकरण कर पाना प्रिंसली स्टेट का, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी चेतावनी थी। क्योंकि सभी राजाओं की डिमांड को पूरा करना, सभी को कन्विंस करना, सभी को उनके हिसाब से उनको सहूलियत देना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था देश के लिए। उसके बाद बात करते हैं द इंटरनल बाउंड्रीज नीड टू बी ड्रोन अप, मतलब फिर भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना, मतलब कौन सा राज्य कैसे होगा, क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड पे अलग था और हमारे इंडियन जब आज़ादी हमें मिली तो वो अलग था। और उसके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेशनल इंटीग्रेशन में ये चैप्टर के अंदर आपका नया जुड़ा है। ये न्यू टॉपिक है, याद रखिएगा, आपकी बुक के अंदर ये नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? आपकी बुक के अंदर ये पार्ट मिलेगा ही नहीं, वो सिर्फ ई पाठशाला पे मिलेगा। वीडियो की लेक्चर सीरीज कंप्लीट देखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ये बुक में नहीं है पर सिलेबस में आ रहा है, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब क्योंकि चैप्टर का सीरीज जो है ऑफकोर्स पहला है, तो हम एक एक करके फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, वी ऑल नो दैट द ट्रस्ट विद डेस्टिनी, हमारे नेहरू जी, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पहली स्पीच इतनी फेमस हुई थी कि सभी लोगों को आज तक इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से पता है। भारत काफ़ी लंबे समय तक पहले मुग़लों का गुलाम रहा, उसके बाद 500 साल तक, 800 साल तक मुग़लों का गुलाम रहा, फिर 200 साल तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, और 200 साल की आज़ादी के बाद फाइनली हम लोगों ने अपने देश में एक सुनहरा भविष्य रचा और सबको बेसिक प्रिंसिपल के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन दिया, राइट्स दिए और देश को एक अच्छी राह पे चलाने की कोशिश कर ली हम लोगों ने क्या करा दोस्तों? हम लोगों ने अर्धरात्रि का सूर्योदय, अगर आपने हिंदी का चैप्टर पढ़ा होगा, जब आज रात आप सो रहे थे तो 14 तारीख की मॉर्निंग के दिन पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया गया और 14 तारीख के जस्ट 12 बजने के बाद 15 तारीख लग जाती है और हमें आज़ाद कर दिया गया। अब इसके ऊपर क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं कि यार ऐसा क्या हुआ कि रात के 12 बजे के बाद ही हम लोगों ने आज़ादी ली, हम लोग सुबह झंडा क्यों नहीं फहरा सकते थे। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस है, यूपीएससी एग्ज़ाम में, पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। मे भी शायद से क्लासेस में आपके टीचर मैम आपसे पूछें, तो मैंने अपने वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर बता रखा है और ये आपको ढूंढना है, फाइंड आउट करना है। क्योंकि देखो, पढ़ाई का मतलब यही है। एक्जैक्टली सभी को पता है 15 अगस्त, लेकिन ये नहीं पता है कि रात के 12 बजने के बाद वो 15 अगस्त लगा था। इसीलिए हम इसे अर्धरात्रि का सूर्योदय भी बोलते हैं। अब वो क्या है वो हम अलग से पढ़ेंगे, जब देखेंगे, समझेंगे, जब देखी जाएगी। अब
ये एक भाषण था उनका। मेन ये था कि संविधान सभा के अंदर विशेष सत्र में नेहरू जी का नियति के साथ प्रयास यानी ट्रस्ट विद डेस्टिनी, किसने भाषण दिया, क्या है, वगैरह वगैरह। एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसको आंसर करना आना चाहिए। ओके, सो लेट्स टॉक विद दिस। मेन ये क्या था, सभी का जो भी देश आज़ाद हो रहा था, गोल क्या था, शुरुआती समय में गोल था कि हम जो देश को चलाएंगे ना वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ चलाएंगे। मतलब ऐसा शासन होगा जहाँ पे जनता जो होगी अपने लीडर को खुद चुन सकती है, जो कई सालों से नहीं हो रहा था। फ्रांस में अगर आपने फ्रांसीसी क्रांति सुनी हो तो ऑफकोर्स वहाँ पे लुई 16 था, जनता के ऊपर शासन करता था, टैक्स बढ़ाता रहता था, कोई इलेक्शन होता था नहीं होता था। नहीं, हमारे इंडिया में क्लियर कट था, जब हम लोग आज़ादी लेंगे तो हमारी कंट्री जो होगी डेमोक्रेटेड रूल के हिसाब से चलेगी। ओके, बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। दूसरा हमारा गोल ये था कि पुअर एंड द जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है समाज के अंदर, उनको हमें बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के चलना होगा। हमें बहुत अच्छी तरीके से सोचना होगा कि हाँ भाई ये लोग किस तरीके से काम करेंगे वगैरह वगैरह। तो इस केस पे हमें क्या समझ में आया दोस्तों, हमें इस केस से ये समझ में आया कि यहाँ पे पूरी तरीके से गवर्नमेंट फोकस ये कर रही है कि हमारे समाज में जो दबे कुचले लोग हैं जिनको इतने सालों से प्रॉब्लम हो रही है, तो उन लोगों के लिए कौन सोचेगा। अगर आज़ादी के बाद भी हम लोग उनके लिए काम नहीं करेंगे तो हम कब करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड। तो 2 फोकस था, ज़्यादा फोकस नहीं था। फिर हमारे सामने चैलेंजेस आए, हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, हमने एजेंडा फहराया और हमने कहा ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बहुत सारे लोग गैदरिंग हुए, सबको आपस में क्या कहते हैं गले मिले, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू, टू मी, टू ई पाठशाला, फ्रॉम द ई पाठशाला चैनल टू यू। हम हर साल 15 अगस्त मनाते हैं क्योंकि ये हमारे देश का एक सुनहरा समय था। हमने इतने सालों की आज़ादी के बाद फाइनली उन सारे बंधनों को तोड़ दिया, देन फाइनली वी गॉट द फ्रीडम। ओके, अब यहाँ पे जब देश बन रहा था तो 3 प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने थी, एंड दिस क्वेश्चन विल कम योर एग्जाम। ये क्वेश्चन कोई आए ना आए, कोई टॉपिक आए ना आए, पर ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि ये बताइए कि भारत की आज़ादी के टाइम पीरियड पे देश के सामने कौन सी चुनौतियां सबसे पहले खड़ी थी। तो नंबर 1 कौन सी थी दोस्तों, नंबर 1 चुनौती हम कह सकते हैं नेशन बिल्डिंग। दूसरी चुनौती एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तीसरी चुनौती डेवलपमेंट एंड द वेल बीइंग फॉर द एंटायर सोसाइटी। 3 है, तीनों के पॉइंट्स आप समझ लीजिए। नंबर 1 नेशन बिल्डिंग। हमारे को ये पता है कि हमारे इंडिया के अंदर हमने जब पार्टीशन करा था तो बहुत सारे मुसलमान, जिसको ऑफकोर्स हमने कहा था कि भाई जो सबका भारत है, किसी इंडिविजुअल बंदे का नहीं है, तो डाइवर्सिटी तो हमारे खाने में, पहनने में, भाषा में, सोच में, कल्चर में, एवरीथिंग यू कैन सी डाइवर्सिटी। मल्टी रिलीजन है हमारी कंट्री के अंदर, जब भी हम सेकुलरिज्म कंट्रीज को बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डाइवर्सिटी होने की वजह से हमारा मेन ऑप्टिकल मतलब मेन जो हमारा सबसे बड़ा बाधा था वो यही था कि सभी ऐसे इलाके में नेशन बिल्डिंग की बात करी जाए जहाँ पे सारा शासन एक जैसा हो, सबका शासन एक जैसा होना ज़रूरी है। नेशन बिल्डिंग के अंदर हमें जानना ज़रूरी है कि सारे लोग एक साथ रहे। यूनिटी इन द डाइवर्सिटी हमारी कंट्री का मोटो होता है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, और सारे लोग अगर एक साथ होंगे तो ऑफकोर्स हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से विकास कर सकते हैं, है ना। तो यानी कि विविधता के अंदर विभाजन करना था नेशन बिल्डिंग में। अब जब पाकिस्तान जब अलग हो गया तो भाई ऑफकोर्स हमें प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन क्या करें। दूसरा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। हमें ऐसा लोकतंत्र बनाना था जिसमें दबे कुचले लोग तक अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए कोर्ट में जा सके। तो ऐसा लोकतंत्र एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल था, जो हमने करा, जिसमें हम लोगों ने क्या करा, हमने सभी को राइट टू वोट दिया। सभी लोग अपने नेता को चुन सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट डेमोक्रेसी होगा, सभी ने कहा हाँ भाई नेता को हम चुनेंगे, अपने नेता को हम चुनेंगे, वगैरह वगैरह बातें हो रही थी। तो इसीलिए सभी को राइट टू वोट मिला, सभी अपने नेता को चुन सकते हैं, हटा सकते हैं, खुद अपॉइंट हो सकते हैं। हमने यूनिवर्सल सर्फेज में हमने 18 साल से प्लस सभी लोगों को राइट टू वोट दे दिया। उसके बाद था कि हमने कहा कि समाज में दो लोग हैं, अमीर है, गरीब है, सभी लोग हैं। तो भैया हमें ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा जिसमें एंटायर सोसाइटी जो उसके डेवलपमेंट की बात हो रही हो। तो सरकार समय समय पे गरीब लोगों के लिए स्कीमें निकालती है ताकि उनको भी समाज में एक अच्छे लेवल पे रुतबा मिल सके। इन लोगों के लिए तो वैसे भी आपको पता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है ना, समझ रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी हैंडल, वी मैनेज दिस ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने डेवलपमेंट फॉर द एंटायर सोसाइटी करा, हमने इफेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिटिक्स के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, गरीबी मिटाने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिक रूल्स और डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ बनाई, ताकि सरकार किसी भी स्टेट में काम कर रही हो तो सभी के वेलफेयर के बारे में अच्छे तरीके से सोच सके। तो ये कुछ स्टेटमेंट है जो ऑफकोर्स आपके नेहरू जी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों का है, तो ये ज़रूर पढ़िए।
रहिएगा। और इस वीडियो के अंदर अभी इतना ही। आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि चैप्टर के अंदर मेन कंटेंट है क्या। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करिए। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे लेक्चर सीरीज में। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, स्टूडियो, टेलीग्राम, जहाँ पे भी आप हैं हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दिस इज इट इन दिस वीडियो।